एवरीवन वेलकम बैक। तो आज हम NDA 1 2023 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है, इफ ओमेगा इज अ नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ 1। क्यूब रूट ऑफ 1 मतलब एक्स क्यूब -1 इज इक्वल टू 0 के हमारे पास सोल्यूशन होंगे, जीरोज होंगे। नॉन रियल क्यूब रूट यानी कि हमारे पास कौन से वाले होंगे, x² + x + 1 के जो हमारे पास दो रूट्स आएंगे वो वाले हो गए, राइट। क्या आते हैं इसके रूट, -1 ± √3/2। ठीक है, तो इनमें से कोई होगा, मान लेते हैं हम -1 + √3/2 है। नेक्स्ट बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है हमें, मॉड्यूलस 1 - ओमेगा/ओमेगा + ओमेगा²। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पता है कि अगर हम एक 1 लेकर चल रहे हैं ओमेगा और ओमेगा² लेकर चल रहे हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, 1 + ओमेगा + ओमेगा² किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। इसका मतलब ओमेगा + ओमेगा² किसके बराबर हो जाएगा, -1। तो इसकी जगह -1 रखा जा सकता है। ठीक है, तो -1 ऊपर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास बच गया मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा -1 निकालना है। ठीक है, तो इसमें से -1 कर दो और उसका क्या करना है, मॉड्यूलस निकालना है। तो -1/2 -1 यानी -3/2 + √3/2 आयोटा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर भी आयोटा, इसका मॉड्यूलस निकालना है। तो निकालिए, ये हो जाएगा 3 3 जा 9/4 + 3/4 यानी हमारे पास आ गया 12/4 का स्क्वायर रूट, ये आ गया हमारे पास √3। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड ओनली बाय यूजिंग दिस ईच वंस, एक ही बार, रिपीटेशन नॉट अलाउड, एंड डिविजिबल बाय 6 से डिविजिबल होना चाहिए। 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि वो 2 से भी डिविजिबल होने चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होने चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो सम ऑफ डिजिट्स है वो क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब ये 6 डिजिट ही यूज करनी है और 6 डिजिट नंबर बनाना, तो सारी यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है, इनका सम निकाल के देखते हैं। 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, 15 3 से डिविजिबल है। ठीक है, कोई भी डिजिट बनाइए, इससे आप कोई भी नंबर बनाइए इन 6 डिजिट से, वो आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब बच गया 2 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो हमें निकालना है कि इन 6 डिजिट से ऐसे कितने नंबर हम बना सकते हैं जो 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, 3 4 5 6। 2 का डिविजिबिलिटी क्या होगा कि लास्ट वाला प्लेस हमारा जो होना चाहिए वो एक इवन नंबर होना चाहिए। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है या 0 हो सकता है। यहाँ पर ये 3 इवन नंबर है। ठीक है, अगर लास्ट वाले प्लेस पर 0 है तो इसके लिए कितनी चॉइस बचेंगी, इसके लिए हमारे पास ये सारी चॉइस बचेंगी 5, फिर 4 3 2 1, तो हो गया हमारे पास 5 चौक 20, 20 चौक 20 छिक। ठीक है, नाउ हमने क्या कर लिया, लास्ट वाले पे हमारे पास 2 फिक्स कर दिया है। ठीक है, अब इसके लिए कितने चॉइसेस यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ 0 नहीं आ सकता क्योंकि हमें 6 डिजिट नंबर बनाना है। अगर फर्स्ट प्लेस पर 0 आ गया तो हम 5 डिजिट नंबर बनेगा, राइट, 6 डिजिट नंबर नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए कितनी चॉइसेस बची, 4। इसके लिए फिर 4 3 2 1, तो ये जो 4 चौक 16, 16 3 48 दूनी 96, 96। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यूनिट प्लेस पर अब 4 फिक्स कर दें तो भी हमारे पास यही वाला पैटर्न बनेगा। स्टार्टिंग डिजिट 0 नहीं हो सकती तो उसके लिए 4 ही चॉइसेस रहेंगी। तो मतलब क्या हो गया, इसका डबल हो जाएगा। 2 छिक 18, 2 नीम 2 छिक 12, 2 नीम 18 और 1 19, और इसमें 120 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 9 2 11 और 312। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर 1011। इसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर निकालना है। कैसे निकालते हैं, डिवाइड करते हैं इसको, 2 से डिवाइड करते हुए चलेंगे और रिमाइंडर साथ में लिखते हैं। ठीक है, 2 5 10, 2 0 0, 2 5 10, रिमाइंडर बच गया 1। 2 से डिवाइड कीजिए फिर से, 2 5 2 1, रिमाइंडर बच गया। 2 से फिर से कीजिए, 2 2 6 0, फिर से 2 से कीजिए 6 3 0, फिर से 2 से कीजिए 2 3 या 6, 2 1 2, 1 बच गया। फिर से 2 से कीजिए, आपके पास 2 15, 1 बच गया। फिर से 2 से कीजिए 7, 1 बच गया। फिर से 2 से कीजिए 2 3 जा 6, 1 बच गया। फिर से 2 से कीजिए 2 1 2, 1 बच गया। फिर से 2 से करेंगे तो हमारे पास 0 और 1 बच जाएगा। तो अब हमारे पास जो इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या होगा, 1 1 1 1 1 1
1 1 1, 6 बार 1 होना चाहिए। इसमें किसी भी ऑप्शन में 6 बार 1 नहीं है स्टार्टिंग में, तो ये क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप हो गया था। लेकिन इसका आंसर क्या बनेगा, 6 बार 1 आएगा, फिर 2 0 आएंगी और फिर 2 बार 1 आएगा। ठीक है, उल्टा लिखते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 है। ठीक है, साइज हमें दिया है कि 3 × 3 की मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें बोल दिया है कि 4 है। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a इज 2 raised to power अल्फा इंटू 3 raised to power बीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा बताना है हमें। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये किसके बराबर होगा। एडजॉइंट ऑफ 3a, 3 × 3 की ही मैट्रिक्स रहेगी। हाँ जी, ठीक है। तो किसी स्केलर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर का क्या होता है, एन पावर n बाहर आता है, राइट, साइज के बराबर। तो 2 raised to power 3 बाहर आ जाएगा इन टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a, राइट। नाउ एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a की पावर साइज का -1, यानी n-1 बोले तो 2 हो जाएगा। ठीक बात है यहाँ तक। अब 3a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3 की पावर कितनी बार, a का साइज कितना है 3, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारा हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, और उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, यहाँ तक ये हो जाएगा 2 raised to power 3, 3 raised to power 3 दूनी 6, और डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ a हमें दिया 4, तो 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 raised to power 2 लिख सकती हूँ। तो ये हो जाएगा 2 raised to power 3, 3 raised to power 6, ये है 2 raised to power 2 इंटू 2 हो जाएगा, पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, 3 raised to power 6, यानी कि 2 raised to power 7 और 3 raised to power 6, 7 और 6 13 हमारे पास आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इफ अल्फा एंड बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो डिस्टिंक्ट रूट्स है इसके रूट्स निकाल लीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या आ जाएगी हमारे पास 1 + -√b² यानी 1 -4ac, तो हमारे पास √3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, बाय 2। ओके, इसको हम क्या कर लेते हैं, हमारी जो पोलर फॉर्म होती है ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, उनमें चेंज कर लेते हैं। तो एक हमारे पास आ जाएगा अल्फा, हम मान लेते हैं ये, और बीटा हम मान लेते हैं ये। अच्छा, पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर क्यों रहे हैं, क्योंकि पावर 100 निकालना वहां पर क्या हो जाता है, इजी हो जाता है कैलकुलेट करना। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा। आर क्या आएगा यहाँ पर, 1/4 + 3/4 दैट इज 4/4, यानी कि 1 आ गया। ठीक है, इसका भी आर क्या आ गया, 1 आ गया। देन हमें निकालना पड़ेगा थीटा, थीटा क्या आएगा हमारे पास, √3/2, 1/2 यानी √3, √3 कहाँ होता है 10 हमारा, π/3। ठीक है, थीटा मिल गया। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर आ गया √3/2/1/2, अगेन √3 आएगा माइनस का, है ना। क्या है हमारे पास, साइन नेगेटिव है और कोस पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट, -π/3। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, अल्फा हो गया हमारे पास e⁻i π/3, और बीटा हो गया हमारे पास e⁻−i π/3। अब इसकी पावर करनी है 100 प्लस इसकी पावर करनी है 100, पावर 100 करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा e⁻i 100 π/3 प्लस e⁻−100 π/3i, बाय नीचे क्या करना है, इनको माइनस करना है, मतलब e⁻i 100 π/3 माइनस e⁻−100 π/3i। ठीक है, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस 100 π/3 प्लस आई साइन 100 π/3 प्लस कोस -100 π/3, बेसिकली इसका कॉन्जुगेट है। जब एक नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला इमेजिनरी वाला कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 cos 100 π/3। नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या कर रहे हैं, z कॉन्जुगेट कर रहे हैं, तो क्या होगा हमारे पास, क्या बचेगा, इसके सामने माइनस का आ जाएगा, उसके सामने प्लस आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। नीचे हमारे पास बचेगा 2i sin 100 π/3। ठीक है, अब हम इसको वापस से कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, कोस 100 π/3 की क्या वैल्यू होगी,
इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 33 प्लस 33 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। 3 3 जो 9, 3 3 जो 9, 99 पाई प्लस पाई 100 पाई, राइट। और नीचे हमारे पास है साइन 33 पाई प्लस पाई बाई 3। तो अब बताओ 33 पाई प्लस 33 क्या हो गया, ओड मल्टीपल हो गया पाई का, उसमें पाई बाई 3 ऐड किया, क्या हो गया, हम पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में। कोस वहां पर क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस कोस पाई बाई 3। नीचे हमारे पास आ जाएगा माइनस सॉरी आयोटा साइन 3 पाई, अभी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, तो माइनस साइन पाई बाई 3। कोस पाई बाई 3 इज 1/2 माइनस आई साइन पाई बाई 3 इज √3/2। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आई से आई कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बचा। इसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो क्या 1/√3 आई बचा। मॉड्यूलस निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1/√3 ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ए बी माइनस बी ए। ए बी ए और बी दोनों क्या दिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिए, मतलब हमारे पास है कि ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज उल्टा खुलेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, यानी क्या हो गया, बी ए माइनस ए बी। तो क्या हो गया, इसका माइनस टाइम्स हो गया, राइट। तो ये क्या होती है, हमारी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ये आप याद रख सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए हमारी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हमें क्या पता है कि डायगोनल एंट्रीज सारी क्या होंगी, जीरो होंगी। इसने बोला कि इट्स डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल बट नॉन जीरो, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। द सम ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज इज जीरो। अब एंटी सिमेट्रिक बोल रहे हैं हम, तो कैसे बनाते हैं एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल एंट्रीज तो जीरो होती हैं, यहाँ पर रखोगे उसका नेगेटिव यहाँ रखोगे, यहाँ पर जो रखोगे उसका नेगेटिव यहाँ रखोगे, तो जीरो के अलावा डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज का अगर सबका सम करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, राइट। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी, सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ए बी सी ईच ऑफ सेम ऑर्डर एन। ठीक है, ए बी अगर ए सी के बराबर दिया है और ए हमें बोला है कि नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो। इसका मतलब क्या है, ये इनवर्टिबल है, इनवर्टिबल है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो ए इनवर्स से आइडेंटिटी हो जाएगा, यहाँ पर भी आइडेंटिटी हो जाएगा, तो बी हमारा सी के बराबर हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सेकेंड में बोल रहा है कि इफ बी एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स फॉर एवरी कॉलम मैट्रिक्स एक्स। ठीक है, बी को किसी भी कॉलम से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, तो सपोज मैंने 1 0 0 ये कॉलम लिया है इस टाइप का, ठीक है, कन्फर्मेबिलिटी बनी रहे, और सी इंटू 1 0 0 ये क्या आ रहे हैं, बराबर। इसने बोला हर एक कॉलम मैट्रिक्स के लिए बराबर है, ठीक है, तो ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, इसके लिए भी बराबर है। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, ये क्या देगा, फर्स्ट कॉलम दे देगा, किसका, बी का फर्स्ट कॉलम आएगा मल्टीप्लाई करके, आप देखोगे तो, और यहाँ से आएगा सी का फर्स्ट कॉलम। तो बी का फर्स्ट कॉलम सी के फर्स्ट कॉलम के बराबर है, तो मतलब फर्स्ट कॉलम बराबर आ गया। फिर ऐसे ही मैं इसकी जगह पर क्या करती हूँ, 0 1 0 0 से सेकेंड प्लेस पर 1 रख के करूंगी, तो ये क्या देगा, ये बी का सेकेंड कॉलम देगा, बी का सेकेंड कॉलम भी सी के सेकेंड कॉलम के बराबर आ जाएगा। तो सिमिलरली ऐसे करके हम हर एक nth पोजीशन पर जैसे जैसे 1 रखते जाएंगे, बाकी को 0 रखेंगे। ई आई टाइप का जब हम लेंगे वेक्टर, हमारा कॉलम वेक्टर, तो हमारे पास क्या आएगा, कॉलम्स जो हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे बी और सी के। ठीक है, तो बी हमारा सी के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो ए और बी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट बोल रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास ये गिवन है, इसके पास कैसे सोल्यूशन होंगे हमें ये बताना है। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स इन्हें जो इक्वेशन दिख रही है, ये इक्वेशन इसकी डबल है, ठीक है, ये इक्वेशन इसकी 3 टाइम्स है, बट यहाँ पर इन्होंने कांस्टेंट टर्म में गड़बड़ कर दी है। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हो, बाकी रेशियोज तो सेम है बट कांस्टेंट वाली अलग कर दी है, तो नो सोल्यूशन का केस बन जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन का केस नहीं बनेगा, क्योंकि आप इसकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे तो वो हमारी इन्वर्टिबल नहीं आएगी, उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, क्योंकि 1 2 1 पहले वाली कॉल इक्वेशन होगी, फिर 2 4 2 ये दोनों आपस में क्या है,
स्केलर मल्टीपल है, राइट। जब एक रो दूसरी की स्केलर मल्टीपल हो तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो यूनिक सोल्यूशन नहीं आ सकता। एग्जैक्टली 3 सोल्यूशन, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, है ना। तो या तो यूनिक होता है, या इनफाइनाइट होता है, या नो सोल्यूशन होता है, क्योंकि हम फील्ड यहाँ पर क्या लेकर चल रहे हैं, रियल लेकर चल रहे हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लेट ए एक्स इज इक्वल टू बी अ सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस विद 3 अननोन्स। ठीक है, 3 लीनियर इक्वेशन है, 3 अननोन है, मतलब ए क्या हो गई हमारी 3x3 की मैट्रिक्स बन गई। लेट x1 एंड x2 बी इट्स टू डिस्टिंक्ट सोल्यूशन। अच्छा, x1 x2 के बराबर नहीं है, बट ये सोल्यूशन है, इसकी सोल्यूशन है, मतलब क्या है कि ax1 भी b आ रहा है और ax2 भी क्या आ रहा है, b आ रहा है। ओके, इफ द कॉम्बिनेशन ax1 प्लस bx2 इज अ सोल्यूशन ऑफ axb। अगर ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है, मतलब दिस a इंटू ax1 प्लस bx2 ये भी एक सोल्यूशन है, मतलब ये भी क्या दे रहा होगा, इक्वल्स टू b दे रहा होगा। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी ये बताना है, ए और बी में क्या रिलेशन होगा ये बताना है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से a बाहर आ जाएगा, ax1 आ जाएगा, प्लस यहाँ से b बाहर आ जाएगा, ax2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम ax1 किसके बराबर है, b के बराबर है, तो ये आ जाएगा ab। यहाँ से ax2 भी किसके बराबर है, b के बराबर है, तो b भी किसके होना चाहिए, b के बराबर। यानी कि a प्लस बी टाइम्स b किसके बराबर होना चाहिए, b के बराबर होना चाहिए। यहाँ से हमारे पास क्या गया कि a प्लस बी -1 टाइम्स b किसके बराबर होना चाहिए, 0 नल मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। अब b जो है वो अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स है, तो क्या होना चाहिए, a प्लस बी -1 को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, यानी a प्लस बी को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ये जो इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स का सम क्या है। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो x प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी माइनस दिस, तो ये तो 0 हो गया। ये किसके बराबर है होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से x आ गया हमारे पास, a आ गया एक वैल्यू, एक आ गई हमारे पास c हो सकती है, एक आ गई हमारे पास माइनस b हो सकती है। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, a प्लस सी माइनस बी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इफ 2 माइनस आई रूट 3 वेयर आई इज अ स्क्वायर रूट ऑफ -1 is the root of the equation x square plus ax plus b is equals to 0, then what is the value of a plus b की क्या वैल्यू होगी। तो अगर a और b रियल है हमारे पास, अगर ये इक्वेशन जो है वो रियल कोएफिशिएंट के साथ है, तो जो कॉन्जुगेट रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर में आते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर ये रूट है तो दूसरा रूट क्या बन जाएगा, 2 प्लस आई रूट 3। ठीक है, तो इन दोनों का सम क्या बनेगा, a बनेगा, माइनस टाइम्स हो जाएगा, राइट, और इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, b बनेगा। ओके, तो इनका सम कर लेते हैं, तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा 4, तो यानी a हो गया हमारे पास -4। b क्या आ जाएगा, b आ जाएगा 2 माइनस आई रूट 3 इंटू 2 प्लस आई रूट 3, राइट। ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 3 यानी कि 7। ठीक है, तो सम क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 माइनस 4 दैट इज 3, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या कह रहा है कि इफ z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई रूट 3 बाई 1 माइनस आई रूट 3 वेयर आई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, देन व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z। z का आर्ग्यूमेंट क्या होगा बताओ। तो हमें क्या दिख रहा है, ये z अपॉन, मतलब एक इसको अगर मैं z1 लूँ तो ये z1 अपॉन z1 कॉन्जुगेट दिख रहा है। ठीक है, तो z1 को हम क्या लिखते हैं, आर ई आई थीटा, तो z1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, आर ई माइनस आई थीटा हो जाता है, राइट। डिवाइड कर रहे हैं तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, सेम रहेगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, ई आई थीटा ट्वाइस हो जाएगा इसका, राइट, 2 आई थीटा। तो मतलब कि जो हमारा ये z है इसका अगर हम आर्ग्यूमेंट बताना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा। और ये थीटा कैसे निकलेगा, इसका आर्ग्यूमेंट निकालना पड़ेगा। इसका आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, √3/1, यानी कि √3 tan थीटा इज इक्वल्स टू √3। कितने पर होता है √3, पाई बाय
3 पर होता है 60 डिग्री, राइट। तो इसका ट्वाइस यानी 2π/3 हमारा जो है वो z का आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा समझ नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए कि ऊपर वाले को पोलर फॉर्म में रख लीजिए। क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 और 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी 3 और 1 4 हो गया, 4 का रूट करेंगे तो 2 हो गया, इनटू कोस क्या एंगल आया हमारा, थीटा π/3 आया, प्लस आई साइन π/3 बाय नीचे वाले का करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर बताइए क्या है, साइन नेगेटिव है और कोस पॉजिटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या हो जाएगा, -π/3, राइट। कोस π/3 माइनस आई साइन π/3 हो जाएगा, राइट। तो अब डिवाइड करते तो क्या होता है, एंगल क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इसका एंगल आया -π/3, इसका भी आया -π/3। डिवाइड करें तो एंगल क्या हो जाता है, माइनस होता है, मतलब क्या हो गया, π/3 माइनस माइनस π/3 यानी प्लस π/3, यहाँ पर भी आ गया π/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा π/3, तो 2π/3 आर्ग्यूमेंट आ गया। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या कह रहा है कि इफ ए बी सी अगर ए पी में है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। अच्छा, यहाँ पर एक गलती कर दिया, x+3 की जगह यहाँ पर सी होना चाहिए था, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन भी ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन आप बताइए कैसे करेंगे इसका, ए बी सी जो है वो ए पी में है, तो कैसे निकालेंगे ये डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए कि जब मैं कॉलम 1 कॉलम 3 को ऐड करके 2 से डिवाइड करूँ, कॉलम 1 को ऑपरेट कर रही हूँ, कॉलम 1 प्लस कॉलम 3/2, तो x+1 प्लस x+3 यानी क्या हो गया, 2x+4/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x+2, x+2 प्लस x+4 यानी 2x+6/2 करेंगे तो हमारे पास आ गया x+3, x+a प्लस x+c, तो हमारे पास क्या हो गया, 2x प्लस x+c, सॉरी a+c/2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, x प्लस a+c/2। हमने बोला ए बी सी, ए पी में, इसका मतलब क्या हो गया, a+c/2 किसके बराबर होगा, b के बराबर हो गया, तो ये किसके बराबर हो गया, b के बराबर, यानी हो गया x+b। तो हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो सेकंड कॉलम के बराबर बन गया, तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इफ log x a raised to power x and log b x आर इन जीपी देन व्हाट इज x इक्वल्स टू, तो x किसके बराबर होगा ये बताना है। ये किस में है, जीपी में है, इसका मतलब क्या हो गया कि log x a इंटू log b x किसके बराबर है, a रेज टू पावर x के स्क्वायर के बराबर है। हाँ जी, यही आएगा। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, log a log x लिख सकती हूँ, log x log b लिख सकती हूँ, नेचुरल log कर लिया मैंने सारे। ठीक है, यहाँ पर बेस e है, किसके बराबर है, a रेज टू पावर 2x के बराबर है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया कि log बेस ई ए log बेस ई बी किसके बराबर, a रेज टू पावर 2x के बराबर है। अब मैं दोनों तरफ क्या लगा रही हूँ, log बेस a लगा रही हूँ, log बेस a, तो log बेस a है और a रेज टू पावर 2x है, तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा इधर। हाँ जी, ठीक है, यहाँ पर आ गया log बेस a और ये अंदर क्या है हमारे पास, log बेस b a है, राइट। तो ये हमें कहाँ दिख रहा है, x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये 2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये बताओ कहाँ दिख रहा है हमें, ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इफ 2 रेज टू पावर 1/c 2 रेज टू पावर b/ac एंड 2 रेज टू पावर 1/a आर इन जीपी, जीपी में है मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, मतलब कि हमारे पास क्या है कि 2 रेज टू पावर 1/c इंटू 2 रेज टू पावर 1/a किसके बराबर है, 2 रेज टू पावर b/ac के स्क्वायर के बराबर है। तो हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट में जब होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 2 रेज टू पावर 1/c प्लस 1/a किसके बराबर आ गया हमारे पास, 2 रेज टू पावर 2b/ac के बराबर आ गया। पावर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ गया a/c प्लस a/a किसके बराबर है, 2b/ac के बराबर है। इधर आप एलसीएम ले लीजिए, ac c प्लस a 2b/ac के बराबर है, तो हमारे पास क्या आ गया कि a प्लस c किसके बराबर है, 2b के बराबर, यानी a b c हमारे पास कहाँ आ गए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ गए, क्योंकि बी ए और सी का क्या है, अर्थमेटिक मीन है।
ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, द फर्स्ट एंड द सेकंड टर्म्स ऑफ एन एपी हमें गिवन है। ओके, इफ nth टर्म इज द लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, बताना। ठीक है, नेगेटिव टर्म्स में क्या होता है कि जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैल्यू नेगेटिव में तो वो छोटी होती जाती है, राइट। ओके, तो हमें पहली नेगेटिव टर्म पता चल जाए वही होगी सबसे बड़ी, राइट। तो पहली नेगेटिव टर्म ढूंढनी है मुझे कि कौन सी टर्म जो होगी वो मेरी पहली नेगेटिव टर्म बनेगी। ओके, तो ए मेरे पास है, हाँ जी है 5/2। डिफरेंस पता है, डिफरेंस नहीं पता, वो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगी, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो 23/12 माइनस 5/2। तो हमारे पास कितना आ गया, 12 एलसीएम आ जाएगा, 23 माइनस माइनस 2 6 6 25 30, यानी कि -7/12 हमारा क्या है, डिफरेंस है। ओके, अब मुझे क्या करना है, सिर्फ ये करना है कि ए एन को लेस देन 0 रखना है, पहली नेगेटिव टर्म ढूंढनी है, राइट। एन के लिए हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए मेरे पास क्या है 5/2 प्लस एन माइनस 1, डी मेरे पास कितना है -7/12। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5/2 प्लस -7n/12 प्लस 7/12 इज लेस देन 0। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एलसीएम 12, यहाँ पर आ गया हमारे 2 6 6 5 30 -7n प्लस 7 इज लेस देन 0। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया कि ऊपर वाली टर्म लेस देन 0 होगी क्योंकि ये तो ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि 37 -7n इज लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ से आ गया कि 37 इज लेस देन 7n, यानी कि n इज ग्रेटर देन 37/7, दैट इज 5 पॉइंट समथिंग से बड़ा होगा n। तो पहला n इज इक्वल्स टू 6 जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। For how many integral values of k the equation this where k is an integer has real roots and both of them lie in the interval 0 to 5? इसके पास क्या होने चाहिए, रियल रूट्स होने चाहिए। कब होते हैं रियल रूट्स, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा इस केस में, हमारे पास b² यानी 16 माइनस 4ac यानी कि 4। ठीक है, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यहाँ से हमारे पास क्या कंडीशन आ गई कि 16 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4k, यानी कि 16/4 से छोटा होना चाहिए k, यानी कि हमारे पास आ गया 4 से छोटा होना चाहिए k इन्होंने बोला कि एक इंटीजर है, इसका मतलब क्या हो सकता है, 4 3 2 1 0 ऐसे करके -1 ऐसे तक जा सकते हैं। हैज बोथ ऑफ देम लाई इन द इंटरवल। अब हमारे पास क्या कंडीशन है कि जो रूट्स निकलेंगे के की वैल्यू रखने के बाद, जो रूट्स निकले वो 0 से 5 की रेंज में ही लाई करनी चाहिए, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो रूट्स की बात कर लेते हैं, रूट्स क्या आएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस माइनस √16 माइनस 4k/2। ठीक है, यहाँ अंदर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो स्क्वायर रूट में 2 बाहर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर बच गया 2 प्लस माइनस √4 माइनस 2k। ठीक है, 4 माइनस के बचेगा क्योंकि अंदर 4 कॉमन लिया था। ओके, अब के की वैल्यू अगर मैंने 4 रख दी तो 4 माइनस 4 तो 0 बन गया। ठीक है, हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, 2 हमारी जो है वो क्या बन जाएंगे, रूट्स बन जाएंगे, तो 4 पॉसिबल वैल्यू है। ठीक है, अगर के की वैल्यू मैंने 0 रखी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस माइनस √4। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस माइनस 2 आ जाएगा। 2 प्लस 2 किया तो 4 आ गया, वो तो इस रेंज में है, बट 2 माइनस 2 किया तो 0 आ गया, वो इस रेंज में नहीं है, तो 0 में नहीं रख सकती। ठीक है, 1 रख सकती हूँ क्या, अगर मैंने 1 रखा तो मेरे पास आएगा 2 प्लस माइनस √3। ठीक है, 2 में √3 ऐड करो, √3 इज 1.71 समथिंग, तो ऐड किया तो ठीक है 3.71 समथिंग आया, 0 से 5 की रेंज में है। अगर माइनस किया तो 2 में से 1.71 कुछ माइनस किया तो 0.3 कुछ आया, वो भी इस रेंज में है, तो ये भी रख सकते हैं। 2 रख सकते हैं क्या, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस √2, ये भी हमारा 0 से 5 की रेंज में लाई कर जाएगा। 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 माइनस 1 3। अच्छा 1 ही रखा था क्या मैंने पहले, सॉरी 1 रखा था मैंने पहले, 3 नहीं रख के देखा। 3 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3 मतलब √1, सो 2 प्लस माइनस 1 आ जाएगा, तो या तो 3 या फिर क्या होगा 1, दोनों ही इस रेंज में। ठीक है, तो कितने पॉसिबल हो गए, 1 2 3 4 पॉसिबल हो गए हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। इसमें डायरेक्टली आप यहाँ से 0 पॉसिबल नहीं है, 4 से 1 तक सारे पॉसिबल होंगे, आगे नेगेटिव वाले भी कोई लोगे तो वो भी पॉसिबल नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज x एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 0। अच्छा,
समझ लो। पहली टर्म हमारे पास दी है x है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हमें दिया है 0 है। पहली n टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2x प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या दिया है, 0 दिया है। व्हाट इज द सम ऑफ नेक्स्ट m टर्म्स। अब अगली m टर्म्स का सम कैसे निकालोगे, आपको m प्लस n टर्म्स में से n टर्म्स का माइनस करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2x प्लस m प्लस n माइनस 1 डी, ये हो गया अगली स्टार्टिंग से लेकर m प्लस n टर्म्स का सम। ठीक है, इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू तो 0, मतलब 0 ही माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्या मिल गया हमें, सम ऑफ नेक्स्ट m टर्म्स मिल गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू ढूंढनी है, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये देखिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक मिनट दीजिए। इसको मैं लिख सकती हूँ 2x प्लस एम डी प्लस n माइनस 1 डी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब इसको ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर n तो नॉन जीरो है। ठीक है, तो मतलब ये वाली क्वांटिटी जीरो है, मतलब हमारे पास क्या है, 2x प्लस n माइनस 1 डी जीरो है। तो ये वैल्यू दिस प्लस दिस, ये तो जीरो है, तो हमारे पास क्या बच गया, अब बच गया हमारे पास m प्लस n/2 इंटू एम डी, एम टर्म्स का सम, अगली एम टर्म्स का सम जो है वो इसके बराबर आ गया। अब ये जो डी है इसकी वैल्यू क्या मैं कहीं से रख सकती हूँ, हाँ रख सकती हूँ, यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2x/n-, तो यहाँ पर डी की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा m प्लस n/2 इंटू एम इंटू माइनस, माइनस को नीचे ले जाते हैं, 2x 1 माइनस n हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया एम एक्स इंटू एम प्लस एन, एम एक्स इंटू एम प्लस एन बाई 1 माइनस एन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट क्या कह रही है कि 25 फैक्टोरियल प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 26, बताओ हाँ कि ना। और सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि 6 फैक्टोरियल प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 7, बताओ हाँ कि ना। अच्छा, 25 फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूं तो 25 फैक्टोरियल में क्या होगा, 1 से लेकर 25 तक की सारी टर्म्स हमने क्या की होंगी, मल्टीप्लाई की होंगी, राइट। हाँ जी, की है। तो उसमें 2 आया है, हाँ आया है, 13 भी आया, हाँ आया है। तो मतलब पूरा 26 का फैक्टर 25 फैक्टोरियल में आया है। ठीक है, तो 25 फैक्टोरियल को अगर मैं 26 से डिवाइड करूँ तो 0 रिमाइंडर आएगा, राइट। पूरा पूरा भाग हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 1 आएगा, तो इन दोनों के सम में रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो पूरा 26 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। अच्छा, अगली देखते हैं। 6 फैक्टोरियल में अगर मैं बात करूं, मतलब हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 इनकी गुणा की है। क्या इसमें कहीं भी 7 आया, नहीं आया। 7 का कोई फैक्टर बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। अच्छा, तो रिमाइंडर बचेगा, क्या रिमाइंडर बचेगा बताओ। 6 फैक्टोरियल कितना होता है हमारे पास, 24, 120, 720 होता है। 720 को 7 से डिवाइड करो तो हमारे पास आ गया 7 एकम 7, 7 0 0, 7 दूनी 14, हमारे पास 6 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो 6 रिमाइंडर बचेगा, और 1 को 7 से डिवाइड करूंगी तो 1 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ 6 बचा, यहाँ 1 बचा, तो सम करेंगे तो हमारे पास आ गया 7। 7 को 7 से डिवाइड करूंगी तो 0 रिमाइंडर बचेगा, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया 7 से, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अच्छा, 720 तो निकल ही गया था, ओह 721 कर लो इसको, अब देख लो कि ये डिवाइड हो जाएगा 7 से। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z माइनस 1 बाय z प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी। अच्छा, इमेजिनरी दे दिया है हमें, तो हमें बताना है कि मोड z की क्या वैल्यू होगी। मोड z किसके बराबर होता है, √x² प्लस y² के बराबर होता है। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब z की जगह क्या कर लीजिए, x प्लस आई वाई रख लीजिए, -1, और नीचे क्या है, x प्लस आई वाई प्लस 1। अब इसको क्या कर लीजिए, रेशनलाइज कर लीजिए, आप मतलब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर नीचे, नीचे वाले के। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 माइनस आई वाई
ऊपर आ जाएगा x प्लस वन माइनस आई वाई। तो नीचे क्या बन गया, ये x प्लस वन प्लस आई वाई इंटू एक्स प्लस वन माइनस आई वाई। तो ये हो जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बन गया डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बताओ, न्यूमरेटर क्या बनेगा। ओके, तो हमारे पास आएगा x माइनस वन प्लस आई वाई इंटू एक्स प्लस वन माइनस आई वाई। तो इसमें से सिर्फ तुम ये ढूंढ लो तुम्हारा रियल पार्ट क्या आएगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी है तो इसका रियल पार्ट जीरो होना चाहिए। तो इसका तुम रियल पार्ट निकाल लो, बस उससे ही काम चल जाएगा। रियल पार्ट कैसे आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो रियल आएगा, हाँ आएगा। एक्स माइनस वन को एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई कीजिए, सीधा सीधा एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा, हाँ ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो इमेजिनरी आएगा ना, कोई जरूरत नहीं करने की। इसको इससे करूं इमेजिनरी आएगा, छोड़ दो। इसको इससे करूं हाँ तो रियल आएगा। क्या आएगा, आई का स्क्वायर हो गया माइनस वन, वाई का स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर, और माइनस है तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके बाय में हमारे पास ये डिनोमिनेटर है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तो रियल पार्ट के नीचे भी जाएगा और इमेजिनरी के नीचे भी जाएगा। हाँ जी ठीक है, इसको क्या करना है, जीरो के बराबर रखना है। तो डिनोमिनेटर तो जीरो हो नहीं सरा, न्यूमरेटर को जीरो रखिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन को जीरो रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई वन, और इसका रूट करोगे तो क्या आ गया वन। तो मतलब हमारे पास मोड जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी वन। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हाउ मेनी रियल नंबर सेटिस्फाई द इक्वेशन, इस इक्वेशन को कितने रियल नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं। इक्वेशन है हमारे पास मोड x माइनस फोर प्लस मोड x माइनस सेवन इज इक्वल टू 15। तो अगर मैं इसकी बात करूं, मॉड्यूलस जब हटाता है तो प्लस और माइनस का आता है साइन। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले दोनों पॉजिटिव बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x माइनस फोर प्लस एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि 2x माइनस सात और चार 11 किसके बराबर है, 15 के बराबर है। x यहाँ से आ गया हमारे पास 15 प्लस 11 यानी कि 26/2 यानी 13 आ गया। ठीक है, अब क्या कर लेते, दोनों माइनस बाहर निकाल लेते, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस एक्स प्लस 7 माइनस एक्स बराबर 15। तो हमारे पास आ गया 7 और 4 11 माइनस का 2x बराबर का 15। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 4 बराबर 2x, x आ गया हमारे पास माइनस का 2। अच्छा, अब बताओ, अब क्या करते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लेते हैं। तो हमारे पास आ गया x माइनस फोर एज इट इज रख लेते हैं, और इसका माइनस टाइम्स बाहर आ रहा है तो मतलब क्या आ जाएगा 7 माइनस एक्स आ जाएगा। तो इसमें तो x से x कैंसिल ही हो गया। ये तो इक्वेशन हमारी कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। 7 में से 4 गए 3, क्या कभी 15 के बराबर होगा, नहीं। अब हम दूसरे को नेगेटिव बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ से आ गया 4 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस सेवन। यहाँ पर भी एक्स कैंसिल हो गया, सात माइनस 3 क्या 15 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हमारे पास ओनली 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अ मैपिंग एफ फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड एज दिस, x belongs to a, if f is to be on to, then what are a and b। एफ एक ऑन टू मैप है तो बताना है कि ए और बी क्या हो। ए क्या है, डोमेन, बी क्या है, रेंज। ऑन टू मैप है तो बी रेंज ही रहेगी। हाँ जी ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये कहाँ पर डिफाइन होगा, कहाँ पर डिफाइन होगा, सब जगह डिफाइन होगा। रियल के फील्ड लेकर चलेंगे और उसमें से हम माइनस कर देंगे जहाँ पर ये डिफाइन नहीं है। कहाँ पर डिफाइन नहीं होगा, जहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। तो इसको जीरो के बराबर रख दीजिए, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/3। तो मुझे आर में से -5/3 एक्सक्लूड करना पड़ेगा इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो क्या ये है ना, क्या ये है, हाँ हाँ ये ठीक लिखा है, ये है नहीं, ये ठीक लिखा है। अब बी देख लेते हैं। बी कैसे निकालेंगे, रेंज पता करनी है। तो किसकी इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी ये बताना है। किसकी इमेज नहीं, मतलब किसकी प्री इमेज, आर में से किसकी प्री इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी ए में, ये बताना है। ठीक है, तो बताओ कैसे बताएंगे। देखो दो तरीके, एक तो तुम्हें ऑप्शंस दिख रहे हैं तो यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर उन्होंने क्या -2/3 बार किया, एक बार उन्होंने 2/3 बार किया है। तो देख लो 2x प्लस 3/3x प्लस 5 को अगर मैं 2/3 के बराबर रखूं तो देख लो कि x की वैल्यू तुम्हें निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। ठीक है,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6x प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू 2 3 6x प्लस 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, 9 10 के बराबर ये तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो x की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, तो यही आंसर बन जाएगा। ठीक है, -2/3 रखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6x, फिर हम इधर उधर ले जा सकेंगे। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है कि आप इसका इनवर्स फंक्शन निकाल लीजिए। एफ ऑफ एक्स का इनवर्स फंक्शन निकालना है। एफ ऑफ एक्स को वाई के बराबर रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 3 3x प्लस 5 किसको बराबर वाई के बराबर। अब क्या करना है आपको, एक्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ वाई। एक्स की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ वाई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 3x प्लस 5y बराबर है 2x प्लस 3 के। इसको इधर लेकर आइए तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा 2 - 3y किसके बराबर है 5y माइनस 3 के। यहाँ से x किसके बराबर आ गया 5y माइनस 3y 2 - 3y, तो आपके पास इनवर्स फंक्शन आ गया। अब इसमें देखो कि ये डिनोमिनेटर कहाँ डिफाइन नहीं है, 2 - 3y 0 के बराबर, 0 नहीं होना चाहिए राइट। तो यहाँ से आ गया 2 किसके बराबर 3y के बराबर, मतलब y क्या हो सकता है 2/3 की प्री इमेज आपको नहीं मिलेगी। तो आप एक तो कैसे निकाल सकते हो, इनवर्स फंक्शन निकाल लीजिए, वहां से आप देख लीजिए कि इनवर्स फंक्शन कहाँ पर आपका नोट डिफाइंड हो रहा है, वो आपको हटाना पड़ेगा यहाँ पर आर से, या फिर आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। इफ अल्फा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर सफिशिएंट टू फाइंड अल्फा। अल्फा और बीटा डिस्टिंक्ट रियल रूट है इस इक्वेशन के। अच्छा, तो इनमें से कौन सी इक्वेशन है जिनसे हम अल्फा को बता सकते हैं कि अल्फा यही होगा। अच्छा, जो पहली इक्वेशन दी इन्होंने की है कि अल्फा प्लस बीटा 0 है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x/1 राइट। तो ये किसके बराबर हो जाए -a के बराबर, यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -a के बराबर होगा इस इक्वेशन में। ये इन्होंने क्या दिया 0, मतलब a हमें 0 दिया, तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी x² प्लस b। फिर इन्होंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 2 दी है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की वैल्यू इन्होंने क्या दिया 2 दी है। ये तो 0 हो गया बिकॉज अल्फा प्लस बीटा 0 है, तो स्क्वायर भी 0 हो गया। ठीक है, तो -2 अल्फा बीटा की वैल्यू इन्होंने क्या दिया 2 दी है, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू इन्होंने की दी -1 दी है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया, b की वैल्यू मिल गई हमें, x² -1 हो गया। ये इक्वेशन है हमारी, तो इसके रूट्स बताओ क्या आएंगे 1 और -1, दो डिस्टिंक्ट रूट्स। लेकिन अल्फा कौन सा इनमें से क्या हम बता पा रहे हैं, नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सेकेंड वाला देखते हैं। इसमें बोला कि a 0 है, a 0 है, इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि a 0 यानी x² प्लस b टाइप का है। अब फिर उन्होंने बोला कि अल्फा बीटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के बराबर है। a 0 है, इसका मतलब क्या, सम ऑफ रूट 0 है, यानी हमारे पास क्या आ गया कि अल्फा प्लस बीटा 0 है। a 0 बोलने से हमारे पास आ गया कि अल्फा प्लस बीटा 0, यानी अल्फा किसके बराबर है माइनस बीटा के बराबर। तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, अल्फा की जगह पर माइनस बीटा रखो, तो यह आ जाएगा -β³ किसके बराबर -1 के बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बीटा किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया। रियल रूट्स बोला है ना, तो 1 लिया है, बाकी क्यूब रूट तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स भी होते हैं 1 के। ठीक है ना, तो बीटा हमारे पास क्या गया 1 आ गया। अगर बीटा 1 है तो अल्फा क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम अल्फा को बता सकते हैं कि अल्फा -1 वैल्यू लेगा। ठीक है, तो सेकंड वाली कंडीशंस जो है वो हमें बता रही हैं अल्फा की वैल्यू, तो 2 ओनली इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इफ द सिक्स्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 5600। अच्छा, सिक्स्थ टर्म पावर कितनी है 8, तो इसकी सिक्स्थ टर्म कौन सी होगी पहले तो ये बता दो मुझे। इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन में कुल मिला के 9 टर्म्स होंगी। छठी टर्म कौन सी होगी 8c5 राइट। 8c5 तो मतलब x की पावर -8/3 की पावर कितनी हो जाएगी 8 - 5 3 हो जाएगी, और x² log 10 x की पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ये किसके बराबर दिया है इन्होंने 5600 के बराबर दिया है। अब 8c5 निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा 8 7 6 5 कैंसिल हो गया 3 2, तो ये हमारे पास 6, 8 7 56 बच गया 56। 56 उधर जाएगा तो हमारे पास क्या बच गया 100 बच गया, मतलब हमारे पास आ गया x⁻⁻8 मल्टीप्लाई हो गई पावर इंटू x² की पावर 5 यानी x की पावर 10 लोग 10 x की पावर 5 किसके बराबर आ गया हमारे पास 100 के बराबर आ गया राइट। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास आ गया कि x² log 10 x
की पावर 5 किसके बराबर है, 100 के बराबर है। तो अब बताओ x की क्या पॉसिबल वैल्यू है। अगर मैंने x की वैल्यू 6 रखी तो यहाँ पर क्या आएगा, log 10 6। तो ये इक्वेलिटी हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी। log 10 6 क्या हो जाएगा, लेस देन 1 आएगा हमारे पास। पावर 5 करेंगे तो भी लेस देन 1 रहेगा, और 6 6 36 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो लेस देन 36 आएगी, लेकिन हमारे पास इक्वल क्या 100 है। ठीक है, तो अब देखो 10 वाला चेक करते हैं। 10 रखेंगे, अगर log 10 10 रखेंगे तो वेरी इजी 1 आ जाएगा। 1 की पावर 5 1 रहेगा। यहाँ पर 10 रखा, 10 स्क्वायर 100 हो गया, 100 हो गया। ठीक बात है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन से आप टेस्ट कर सकते थे कि कौन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसकी एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स आएंगी ये बताना है आपको। तो 4 + 4 8 + 1 कर दीजिए, 9 टर्म्स आएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है हमें कि पी क्यू आर एंड एस आर इन एपी। चार्ट दिए हैं, एपी में दिए हैं। तो हम मान लेते हैं क्यू हमारा ए माइनस डी है, ये हमारा ए प्लस डी है, ये हमारा ए माइनस 3D है, और ये हमारा ए प्लस 3D है। ठीक है, 2D का डिफरेंस है। एपी में है, बिल्कुल है। P प्लस एस 8 दिया है, यानी कि A माइनस 3D प्लस A प्लस 3D हमें क्या दिया, 8 दिया, यानी कि हमें क्या मिल गया, 2A किसके बराबर है, 8। A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4। देन हमें बोला है कि क्यू आर 15 के बराबर है, यानी कि हमारे पास A माइनस डी इंटू ए प्लस डी, बोले तो A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू 15 दी है। A की वैल्यू पता चल गई 4, तो 16 माइनस डी स्क्वायर हमारे पास क्या है, 15 के बराबर, यानी डी स्क्वायर किसके बराबर है, 16 माइनस 15 बोले तो 1, यानी डी क्या हो सकता है, तो 1 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, -1 हो सकता है। अच्छा, डी हम 1 लेकर चल रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी टर्म्स, एक आ जाएगी हमारे पास 4 माइनस 3, यानी 1 3 5 और 7, ये हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी। अगर हम -1 लेकर चलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 + 1, यानी कि 5 7 3 1, ऐसे हमारे पास आ जाएंगी। ओके, हमें बोला था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जेस्ट 7 है और स्मॉलेस्ट 1 है, तो कितना डिफरेंस है, 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर अ फिक्स्ड नेचुरल नंबर n। CNR कॉम्बिनेशन जो हम निकाल रहे हैं उसका पूछा गया है कि CNR ग्रेटेस्ट होता है इफ n इज इक्वल्स टू 2R। अच्छा, अगर हमारा n इवन होता है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ये कब हिट करता है, जब हम एग्जैक्टली हाफ पर होते हैं, राइट। और जब हमारा n ओड नंबर होता है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू दो जगह पर आती है, राइट। उसके एग्जैक्टली हाफ के इधर और इधर दोनों तरफ, क्योंकि ओड नंबर एग्जैक्टली हाफ तो निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो 2, तो हम क्या करते हैं उसमें +1 करके बाय 2 करते हैं और -1 करके बाय 2 करेंगे, तो दोनों ही हमारे क्या देंगे, इक्वल वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या करेक्ट है, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि m पैरेलल लाइंस कट n पैरेलल लाइंस। हमारे पास m पैरेलल लाइंस थी, हमें नहीं पता कितनी थी, और n पैरेलल लाइंस इस तरह थी। दोनों एक दूसरे को जो एम पैरेलल लाइंस है, एन पैरेलल लाइन को क्या कर रही है, कट कर रही है, और 60 पैरेललोग्राम्स बन रहे हैं। अब अगर मेरे पास 3 ऐसे हैं और 2 ऐसे हैं, तो कितने पैरेललोग्राम्स बन गए मेरे पास, 1 2 3, 3 पैरेललोग्राम्स बन गए। हाँ ठीक है, तो इस तरह ये बोल रहा है कि अगर m पैरेलल लाइंस n पैरेलल लाइंस कट करिए तो मेरे पास 60 पैरेललोग्राम्स बन रहे हैं। मुझे बताना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m प्लस n। अब एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या चाहिए, मुझे दो ऐसी पैरेलल लाइंस चाहिए और दो ऐसी पैरेलल लाइंस चाहिए। मतलब दो मुझे m में से चाहिए और दो मुझे n में से चाहिए, तो मेरे पास क्या बन जाएंगे, पैरेललोग्राम बन जाएगा, राइट। कितने पैरेललोग्राम बन रहे हैं मेरे पास, ऐसे मेरे पास 60 पैरेललोग्राम्स बन रहे हैं। तो ये क्या दे रहा है मुझे, चूज करने के तरीके की, m में से 2 चूज करो और n में से 2 चूज करने के तरीके दे रहा है। और वो तरीका जो एक तरीका मुझे एक पैरेललोग्राम दे रहा है, किसके बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा। तो MC2 क्या हो गया हमारे पास, m इंटू m माइनस 1/2। NC2 क्या हो गया, n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 1/2।
किसके बराबर है 60 के बराबर, यानी हमारे पास क्या गया m इंटू एम माइनस वन, n इंटू एन माइनस वन किसके बराबर है 240 के बराबर है। ठीक है, अब 240 के हम फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे बनाएंगे, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, ऐसा बनाना है हमें m इंटू एम माइनस वन कॉन्जिक्यूटिव राइट, और n इंटू एन माइनस वन दो कॉन्जिक्यूटिव पेयर हमें दिखना चाहिए प्रोडक्ट में। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 20, ये होता है 3 चौक 12, और ये होता है 3 चौक 12, 4 पंजे 20 राइट। तो बताओ, अगर मैं 3 यहाँ पर 4 लूँ तो 4 4 - 1 यानी 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 लूँ तो 5 × 5 - 1 यानी 4 हो जाएगा। तो m की वैल्यू क्या आ गई 4, n की वैल्यू क्या आ गई 5, तो कुल मिला के मेरे पास m प्लस n क्या आ गया 9। ठीक है, बाकी इसके फैक्टर्स जब आप करोगे तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा। ठीक है, 240 के फैक्टर देखते हैं। ठीक है, 3 दूनी 6 अगर लें, क्योंकि 2 तिया 6 होता है राइट, 2 इंटू 3, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40। ये किसी दो कॉन्जिक्यूटिव का प्रोडक्ट नहीं होता है राइट, 8 × 5 = 40 होता है, 22 होता है, कॉन्जिक्यूटिव का नहीं होता है राइट। तो हमें कैसे ढूंढने हैं फैक्टर्स जो कॉन्जिक्यूटिव के प्रोडक्ट आए, क्योंकि हमें ये पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। Let x be the number of permutations of the word permutation and y be the number of permutations of the word combination. Which one of the following is correct? इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है हमें ये बताना है। तो x की वैल्यू क्या है ये बताओ, कितने हैं लेटर्स हमारे पास, 2 3 3 6 3 9 और 3 12 है। ठीक है, तो 12 फैक्टोरियल वेज में इनको अरेंज किया जा सकता है, बट हमें क्या करना पड़ेगा, रिपीटेशन वाले से डिवाइड करना पड़ेगा। तो रिपीटेशन देख लेते हैं, पी की कोई नहीं है, ई की भी नहीं है, आर की नहीं है, एम की नहीं है, यू की भी नहीं है, टी की है। ठीक है, टी 2 बार आया है, ए नहीं है, आई भी नहीं है, ओ भी नहीं है, एन भी नहीं। तो टी की परमिटेशन 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लेते हैं, ये हमारे पास एक्स आ जाएगा। अब वाई निकाल लेते हैं, कितने लेटर्स हैं हमारे पास, एक मतलब 3 3 6 3 9 3 12। ठीक है, अब रिपीटेशंस देख लेते हैं, सी रिपीट हुआ है क्या, नहीं, ओ रिपीट हुआ है, हाँ हुआ है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, मतलब 2 फैक्टोरियल हो गया, एक हमारा ओ रिपीट हो गया। एम हुआ है नहीं, बी नहीं, आई हाँ हुआ है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो 2 फैक्टोरियल ये हो गया। एन हुआ है, हाँ हुआ है, तो एक और 2 फैक्टोरियल हो गया एन के कॉरस्पॉन्डिंग। ए हुआ है नहीं, ओके ठीक है, बाकी सब हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। अब एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, तो इसकी जगह मैं एक्स लिख सकती हूँ, हाँ, तो वाई किसके बराबर आ जाएगा, एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल यानी 4, यानी एक्स किसके बराबर आ गया 4y। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। 5 digit numbers are formed using the digits this without repetition. What is the percentage of numbers which are greater than 50,000? 50,000 से बड़े चाहिए तो कितने डिजिट्स होनी चाहिए उसमें, 5, 1 2 3 4 5। और स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए इनमें से, देखो 0 से स्टार्ट हुआ तो 5 से बड़ा नहीं होगा, 50,000 से बड़ा नहीं होगा, 1 से शुरू हुआ तो भी नहीं होगा, तो किससे शुरू होना चाहिए, 5 से शुरू होना चाहिए, यहाँ पर फिक्स हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास इसके लिए कितनी चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं, इसके लिए 3, इसके लिए 2, यहाँ पर 1, 4 3 12 दूनी 24 हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जो 50,000 से बड़े हैं। लेकिन इससे कितनी 5 डिजिट नंबर बनाए जा सकते हैं, पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस है, 4 चॉइसेस है, दूसरे के लिए भी 4, 3 2 1, 4 चौक 16, 16 तिये 48 दूनी 96। तो कितना परसेंट हुआ, तो इसको डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4 और ये हो जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट साइन बीटा बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ साइन अल्फा एंड कोस अल्फा and tan gamma be the arithmetic mean of sin alpha and cos alpha. What is cos 2 beta बताओ।
कोस टू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टू बीटा का फॉर्मूला हम ये लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर बीटा, है ना। बहुत सारे, 3 होते हैं, 4 होते हैं, है ना। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू रख लो। हाँ, इन्होंने बोला कि साइन बीटा बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन स्क्वायर बीटा किसके बराबर है? साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा के। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, यह हो जाएगा 1 - 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। अब 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा लिख सकती हूँ, ये आइडेंटिटी होती है, -2 साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, बन गया साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा का होल स्क्वायर, या फिर कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीकेंट टू गामा। सीकेंट टू गामा की क्या वैल्यू होगी? अब सीकेंट टू गामा क्या होता है? 1/cos 2 गामा। अब गामा के लिए हमारे पास क्या रिलेशन दिया है? गामा तो हमारे पास यही है, बस ये इसी का एंगल गामा है 10 का। तो क्या मैं कोस टू गामा को 10 गामा की फॉर्म में लिख सकती हूँ? कोस का 10 वाला फॉर्मूला बताओ क्या होता है? क्या होती है? 1 - 10 स्क्वायर थीटा बाय 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/1 - 10 स्क्वायर गामा बाय 1 + 10 स्क्वायर गामा। तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, आ जाएगा 1 + 10 स्क्वायर गामा बाय 1 - 10 स्क्वायर गामा। अब 10 गामा के बारे में हमें क्या रिलेशन दिया है कि 10 गामा बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। अच्छा, तो 10 गामा किसके बराबर दिया हमें? साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा बाय 2 के बराबर दिया है। ठीक है, तो स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर स्क्वायर नीचे 4 हो जाएगा। ओके, स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 +2 साइन अल्फा कोस अल्फा, ये क्या हो जाएगा? साइन 2 अल्फा, यानी 1 + साइन 2 अल्फा बाय 4। वैल्यू रखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 - 1 - साइन 2 अल्फा हो गया नीचे, ऊपर एलसीएम आ जाएगा 4, 4 + 1 + साइन 2 अल्फा हो गया। मतलब हमारे पास क्या गया? 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 + साइन 2 अल्फा बाय 3 - साइन 2 अल्फा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ फ्लैग स्टाफ 20 मीटर लॉन्ग स्टैंडिंग ऑन द पिलर 10 मीटर हाई सबटेंड एन एंगल tan−1 0.5 एट अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। तो एक बार हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो हमारे पास पहले तो एक पिलर है, उसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है। ठीक है, ये हमारे पास कितना है? 10 मीटर है, और ये हमारे पास इसके ऊपर हमारे पास खड़ा है एक फ्लैग स्टाफ जो कि 20 मीटर है। ओके, नाउ दिस फ्लैग स्टाफ जो है वो हमारे पास सबटेंड कर रहा है एंगल पी पॉइंट पर। सबटेंड कर रहा है मतलब जब एक आर्क सेंटर पर एंगल सबटेंड करते हैं तो वो पूरी आर्क यहाँ से लेकर यहाँ पर एंड पॉइंट से हम क्या करते हैं? रेडियस ज्वाइन करते हैं और उसके बीच का एंगल देखते हैं, राइट। तो यहाँ पर फ्लैग स्टाफ एंगल सबटेंड कर रहा है, तो जहाँ से शुरू हो रहा है और जहाँ खत्म हो रहा है वो दोनों लाइन हम ज्वाइन करेंगे यहाँ से। ये हमें बोला है कि ये कितना है? tan−1 0.5 है। ओके, थीटा विद एंगल सबटेंड बाय द पिलर। पिलर जो एंगल सबटेंड कर रहा है मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा एट पॉइंट। इफ x इज द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम बॉटम, ये हमारा x गिवन है पिलर, देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कंसीडर कीजिए, x कैन टेक टू वैल्यूज विच आर इन द रेशियो 1:3। x की जो वैल्यू है वो क्या बोल रहा है कि दो हो सकती है, जो रेशियो में है 1:3 के बताना है। तो ये बड़ी वाली जो ट्राइंगल है इसमें हमें क्या दिख रहा है कि ये पूरा जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? दिस एंगल प्लस दिस एंगल, और इसका जो tan है यानी tan ऑफ tan−1 0.5 प्लस थीटा किसके बराबर है? हमारे पास 20 + 10 यानी 30/x के बराबर है ना। ओके, और tan थीटा किसके बराबर है? tan थीटा हमारे पास 10/x के बराबर है। अब बताओ tan a + b का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? tan a + tan b, तो tan ऑफ tan−1 0.5 क्या हो जाएगा? 0.5 प्लस tan b यानी tan थीटा क्या हो जाएगा? 10/x बाय 1 - 0.5 इंटू 10/x, यही होगा। ठीक है, किसके बराबर है? 30/x के बराबर है। यहाँ से हमारे पास आ गया कि 0.5x + 10/x किसके बराबर है? x -
10 5 से 55 बाय एक्स 30 बाय एक्स, राइट, यही आएगा। एक्स एक्स कैंसिल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से आ गया 0.5 एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स किसके बराबर है 30 एक्स माइनस 150 के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि 0.5 एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स, यहाँ पर 30 एक्स आएगा, 30 एक्स इधर आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 20 एक्स, माइनस का 20 एक्स और प्लस का 150 किसके बराबर है 0 के बराबर है। अब क्या करते हो इसको 1/2 है ना 0.5, तो 2 हम पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 300 किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो ये इसका रूट निकालना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40 प्लस माइनस अंडर रूट 40 का यानी 4 चौक 16 1600 माइनस 4 AC 4 के 1200 यानी 400 दो 20 हो गया, तो है आ गया 40 प्लस माइनस 20/2। तो एक बार आएगा 60/2 यानी कि 30 और एक बार आएगा 20/2 यानी कि 10। तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज है एक्स की, और किस रेशो में 1:3 की रेशो में, मतलब हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। ये थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। एक्स कैन बी इक्वल टू द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, क्या एक्स जो है वो फ्लैग स्टाफ की हाइट के बराबर है, मतलब 20 वैल्यू क्या कभी ले रहा है, नहीं, एक बार 10 आ रही है एक बार 30 आ रही है, फ्लैग स्टाफ के बराबर नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। तो वन ओनली इज करेक्ट। नेक्स्ट पूछा है कि व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ टेन थीटा, टेन थीटा की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। तो हमारे पास एक्स की पॉसिबल वैल्यू आई 10 या फिर 30, ठीक है। टेन थीटा की पॉसिबल, टेन थीटा क्या आया था 10/x, तो 10 बाय एक तो 10 हो सकती है या फिर 10 बाय क्या हो सकता है 30 हो सकता है, राइट। तो या तो 1 हो सकती है या फिर 1/3 हो सकती है, तो क्या ऑप्शन में दिख रहा है हमें 1/3, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा सॉल्व करने से हमारे पास दो क्वेश्चन हो गए, ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय।